सुबह की चाय। अब नहीं होता मुझसे काम। 3 बेटों की माँ हूँ मैं, पर देखो आज भी काम कर रही हूँ। अरे मम्मी तुम भी ना, क्यों करती हो इतना काम जब होता नहीं तो? कल ही मैं खाना बनाने वाली रखवा देता हूँ। बस बोल दिया तूने। अरे कुक रखने से क्या होता है, वहीं खड़े रहो, एक एक काम बताओ उसे, तब जाकर वो कुछ करेगी। और तुम्हारे पापा किसी और के हाथ का खाना खाना नहीं चाहते। मम्मी अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। अरे तू नहीं जानता बेटा, उनकी निगरानी रखनी पड़ती है, वरना इनका क्या है, चोरी करके ले जाए राशन। नुकसान तो हमारा होगा। कोई नोटों की गड्डियाँ तो रखी नहीं घर पर, क्या अगर कुछ चला भी जाए तो अफसोस ना हो। अरे भाई बचत करके चलना पड़ेगा ना। तो और क्या उपाय है मम्मी? बहू ले आओ बस। तुम्हारी दादी तो 30 की उम्र में चौके चूल्हे से दूर हो गई थी, और मैं 60 की उम्र में भी खाना पका रही हूँ। मुझे भी तो आराम चाहिए। कितने सपने थे मेरे, पर तुम लोग हो कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। ठीक है मम्मी, देख लो लड़की, ले आओ बहू। देखता हूँ कौन तुम्हारा काम हल्का करती है। आजकल बहुओं से खाने की उम्मीद करना हवा में महल बनाने के समान है। अरे कुछ नहीं देगी तो सुबह की चाय तो दे ही देगी ना, बाकी काम मैं निकलवा ही लूँगी। इस उम्र में मुझसे अब लड़की नहीं देखी जाएगी। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, लड़की तो मैंने पहले ही देख रखी थी, बस अमन की हाँ का इंतज़ार था। एक कप चाय तो पिला दे सुजाता। अरे बहू ही पिलाएगी अब। सुजाता अपनी पसंद की लड़की से अमन की शादी करवा देती है। शादी के दूसरे दिन। क्या बात है, बहू अभी तक उठी नहीं? 10 बज गए। सुबह की चाय के बिना पेट क्लियर नहीं होता मेरा। अरे कल तो शादी हुई है, थक गई होगी बेचारी, क्योंकि काजल की माँ ने कहा था कि 4 बजे के बाद 1 मिनट भी बिस्तर पर नहीं रहती वो। कुछ ही देर बाद काजल कमरे से बाहर आती है। आप लोग उठ भी गए इतनी सुबह? अरे बेटा हम लोग तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। इतनी सुबह उठ के करते क्या है? अरे बाबा, मैं तो आज तक 10 बजे के पहले उठी ही नहीं। तो स्कूल कैसे जाते थे भाभी आप? मेरा तो डे स्कूल था ना देवर जी। समधन जी ने कहा था कि तू 4 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहती, तो मतलब उन्होंने झूठ कहा? नहीं नहीं मम्मी जी, मॉम ने सच ही तो बताया। दोपहर को मैं 2-4 बजे तक ही सोती हूँ, कभी 5 नहीं बजने दिया मैंने। 10 बजे उठने के बाद तू फिर से 2 बजे सो जाती है बहू? हे भगवान। क्यों मम्मी, चाय नहीं पियोगी क्या? बेचारी सुजाता, उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। अब तो उसे 4 नहीं 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि काजल तो खाना बनाने के वक्त सोई ही रहती थी। एक दिन सुजाता के दूसरे बेटे रणवीर का कॉल आता है। मम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, बहुत भोली भाली है। हैं? कौन लड़की? वो तो अभी देख लेना। ये कहकर रणवीर फ़ोन रख देता है और गले में वरमाला पहने अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर आ जाता है। तो सुजाता, अब क्या लगता है मिलेगी चाय? नमस्ते पापा जी। तूने हमें बिना बताए शादी भी कर ली रणवीर? मम्मी, अंजलि मेरे बॉस की बेटी है। सर तो रेडी ही नहीं हो रहे थे, तो हमने छिपकर शादी कर ली। अंजलि बेटा, खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ आंटी, खाना खा लेती हूँ, बनाते तो कुक थे ना घर पर। सुजाता सर पीट लेती है। अब उसे 2 और लोगों का खाना जो बनाना था। बेचारी सुजाता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और इन दिन गुस्से में सुजाता कहती है, ये तो हद हो गई है, किसी को कोई काम नहीं करना। अब मैं बस निखिल और निखिल के पापा के लिए खाना बनाऊंगी, बाकी तुम दोनों अपना और अपने अपने पतियों का देख लो। अब सुजाता बस एक ही बार सुबह खाना बनाकर रख देती, जो तीनों माँ बेटे खा लेते। ना सुबह काजल वक्त पर उठती और ना ही अंजलि। 2 लड़कों को काम पर भूखे ही जाना पड़ता। दोपहर के वक्त, आई एम हंग्री। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बाहर से ऑर्डर कर ले क्या? हाँ ये सही है। काजल और अंजलि अब बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खाने लगती है और अपने पतियों को भी खिलाने लगती है।
लगातार बाहर का खाना खाने के कारण अमन की तबीयत बिगड़ जाती है। मेरा पेट काजल। ओ गॉड, अचानक आपको क्या हो गया? मम्मी जी देखिए ना। हाँ, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आता होगा वो। कुछ देर में डॉक्टर उनके घर पहुंचते हैं और अमन को डायग्नोस करते हैं। लगता है बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही खाते हैं आप। घर का खाना खाइए वरना दिक्कत हो सकती है। अभी के लिए दवाई लिख दी है, दर्द कम हो जाएगा, डोंट वरी। इतने दिन बाहर का खाना खाने के कारण शायद ऐसा हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मेरे खाना ना बनाने पर तुम लोग खुद कुछ कोशिश करोगी, पर तुम लोग ने तो आसान रास्ता अपना लिया। देखो अब कौन भुगत रहा है। अब मैं कुकिंग करूंगी मम्मी जी, घर पर ही खाना बनाऊंगी। मुझे तो लगता है निखिल की भी शादी कर देनी चाहिए, फिर हम तीनों एक टाइम खाना बना लेंगे, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। और ऐसा ही होता है। सुजाता की तीसरी बहू भी आ जाती है और अब तीनों एक एक वक्त खाना बनाने लग जाती है। पर सुबह उठना अब भी एक मसला था। अरे कोई चाय पिलाएगा क्या? अरे कोई चाय बनाए तो मुझे भी दे देना। 9 बजे नाश्ता बनाने स्नेहा कमरे से बाहर आती है। बहू चाय पिला दे, बड़ी बदहजमी हो रही है। थोड़ी जल्दी उठ जाया करना बहू। कोई मुझे रात भर काम करवा ले पर उठने को ना बोले मम्मी जी, उठा नहीं जाता मुझसे जल्दी। स्नेहा रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है। तभी अंजलि और काजल सर पकड़े कमरे से बाहर आती हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? सुबह चाय चाय की आवाज़ से सर में दर्द हो गया है, अब मुझे चाय पीनी पड़ेगी। एक शाम सुजाता और भैरव साथ बैठे होते हैं। भैरव कुछ सोच रहा होता है। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? इस चाय के मसले का हल सोच रहा हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मिल गया उपाय। रात को खाने के टेबल पर मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। 4 हिस्से, 20-20% तुम तीनों भाइयों का और 40 मेरा। मरते वक्त मैं उसे दे जाऊंगा जो इस बूढ़े को वक्त पर चाय पिला दे, मुझे समय पर खाना दे दे। ये बात सुनते ही तीनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं और फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि अगली सुबह क्या हुआ होगा। सुबह 5 बजे। पापा जी उठ जाइए, चाय का वक्त हो गया है। नाश्ता अभी तैयार कर दूं क्या पापा जी? पापा जी को फ्रूट्स खाने हैं पहले, है ना पापा जी? जिठानी के नाम ससुराल। रीना की शादी विवेक से होती है। विवेक जिसकी माँ नहीं भाभी ने उसे संभाला था। शादी के बाद देखो रीना, मेरी माँ तो साथ में नहीं है, लेकिन माँ की तरह ही भाभी ने मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा, मेरे साथ रही। तो तुम उन्हें सास का ही दर्जा देना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सासू माँ हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहती? वो क्या है ना, माँ को डर है कि कहीं गांव की प्रॉपर्टी चाचा लोग ना ले ले। फिर मेरी नानी का घर भी गांव में ही है, जिसे मेरी माँ देखा करती है। मामा के घर भी आसपास में ही है, तो माँ का मन वहीं लगा रहता है। तो तुम लोग शहर कैसे आ गए? पापा शहर में ही काम करते थे, उन्होंने ही ये घर बनाया है, तो इसीलिए माँ तो आई नहीं। पापा के जाने के बाद भाई की शादी और फिर भाभी ने घर को संभाला। रीना अक्सर विवेक से उसकी ज़िंदगी की बातें पूछा करती कि वो कैसे रहते थे, कैसे कम पैसों में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। भाभी ने अपने सारे गहने रखकर इस घर को बचाया, नहीं तो ये घर तो मेरी पढ़ाई में बिक ही गया होता। रीना को जिठानी से प्यार था, वो सास की तरह उसका ख्याल रखा करती थी। एक रोज़, दीदी ये साड़ी और श्रृंगार का सामान कल करवा चौथ है ना, तो सास को दिया जाता है। हाँ पर मैं दीदी आज ये कमाने खाने लायक सिर्फ आप ही के कारण हो पाए हैं। माँ जी ने तो गांव के घर का मोह नहीं छोड़ा और आपने गहने तक नहीं रखे। जिठानी समझ जाती है कि देवर ने देवरानी को सारी बात बताई है। दोनों मिलजुल कर रह रही होती है कि एक रोज़, रीना कल सासू माँ गाँव से आने वाली है, तो कल से मैं खाना बना दिया करूँगी, उनके हिसाब से खाना तुम नहीं बना पाओगी। ठीक है दीदी, मैं ऊपर के सारे काम कर दूंगी। वैसे वो क्यों आ रही है? जिठानी देवरानी की बात पर हंसती है।
वो क्या है ना, बीच बीच में आ जाती है। वो क्यों आती है ये तो तुम्हें उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तभी विवेक आता है। भाभी माँ और ये कल भैया बोल रहे थे, रीना को बता देना भाभी, नहीं तो फिर कल को कलेश ना हो जाए। जैसा मेरे बारे में बताया था वैसे ही माँ के बारे में भी बता दो। वैसे मैं क्या कहती हूँ, क्या ज़रूरत है कुछ कहने की। देखे तो रीना की सोच कैसी रहती है माँ से मिलने के बाद। क्यों विवेक? भाभी सही कहा, इसे खुद ही फैसला करने दो। अरे लेकिन कुछ पता तो चले कि क्या बात है, क्यों आखिर आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं? बस ये समझो कि तुमको समझ कर चलना है कि किसी बहकावे में नहीं आना। क्यों भाभी? भाभी विवेक की बात सुनकर हंसने लगती है। मतलब क्या माँ जी भड़काती हैं? अरे नहीं नहीं रीना, ऐसा कुछ नहीं है। विवेक क्या बात है, क्यों ऐसे बोल रहे हो? जाओ यहाँ से अब। भाभी की डांट खाकर विवेक चला जाता है। रीना सोच में पड़ जाती है कि क्या हो गया। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। नमस्ते माँ, कैसी हो? क्या चल रहा है? आ गई बेटी की याद? मुझे तो आ गई बेटा, लेकिन देख रही हूँ ससुराल जाकर तुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही हम लोगों की। अरे बेटा कैसी है? आ जा 2-4 दिन रहने के लिए, पापा को भेज दूँ क्या वहाँ लाने के लिए? अरे कहाँ माँ, वो क्या है ना, मेरी सास आ रही है 2-4 दिनों के लिए। हाय रे फूटी किस्मत मेरी बेटी की, 2 सास को कैसे संभालेगी? बेटा तू तो यहीं आ जा। नहीं माँ, मेरी जिठानी तो बिल्कुल दीदी जैसी है, उन्हें सास बोल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, पहली बार सास से सामना हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बिहेव करूँ। देख बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं जो बोलूँगी वो 100 की सीधी बात बोलूँगी। बेटा सास सास होती है, ना कि जेठानी। सास की बात मान कर चला कर, जेठानी का क्या है, वो तो अपना हिस्सा लेकर निकल जाएगी। लेकिन बेटा सास को खुश नहीं रखेगी ना, तो जो है वो सारा भी जेठानी को दे देगी। बेटी माँ की बात समझ तो रही होती है, आखिर माँ तो माँ ही होती है। उसे क्या पता कि बेटी के ससुराल का क्या माहौल है, क्योंकि बेटी को तो सास के बारे में जेठानी ने कुछ बताया नहीं, ना अच्छा ना बुरा। अगले रोज़ सासू माँ आ जाती हैं। क्या रे रीना बहू, तेरी माँ ने पैर छूना नहीं सिखाया क्या? माँ जी वो आ ही रही थी, वो क्या है ना, वो पोछा लगा रही थी तो हाथ गंदे थे। आप नहा धोकर शुद्ध होकर आई हैं ना, क्यों? आदत नहीं गई तेरी सास बनने की। तुझे कहा है ना मेरे बच्चे हैं, मुझे निपटने दे। विवेक माँ को जवाब देने वाला ही होता है कि भाभी उसे चुप करा देती है और ये रीना देख लेती है। रीना सास के पैर छूती है। बोल दीजिए, माँ से हर बात करनी चाहिए। वैसे भी भाभी, माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहिए, क्यों? हाँ सही तो बोल रही है, लेकिन यह है कि कभी मुझे विवेक के करीब ही नहीं आने दिया। न जाने क्या किया जो मेरे बच्चे ही दूर हो गए। रीना जेठानी को देखती है। कोई बात नहीं सासू माँ, बच्चे माँ से दूर जा ही नहीं सकते। ए जी, माँ के लिए कुर्सी दीजिए। जेठानी जी, आपने मुझे माँ जी का खाना बनाने मना किया था, लेकिन शाम को उनके लिए खाना मैं ही बनाऊंगी। दीदी से जेठानी, ये क्या? रीमा कैसे एकदम से बदली, ये कोई समझ नहीं पाता। लेकिन रीमा के मन में तो प्रॉपर्टी थी जो उसकी माँ ने भरी थी। शाम को रीना खाना बना रही होती है कि रीना वो सासू माँ के खाने में ना। रहने दीजिए दीदी, आप कमरे में आराम करिए, बहुत खाना बनाया है मैंने। अरे शादी पार्टियों के खाने में अकेले बना लिया करती थी, तो मुझे सिखाने की कोशिश ना करिए। तभी सास की आवाज़ आती है। मैं चाय पानी खाना सब छोटी बहू के हाथ का ही लूँगी। वो क्या है ना, छोटी मुझे बहुत पसंद आ गई, बड़ी से बिल्कुल अलग। अरे भगवान हर किसी को ऐसी बहू दे। अब क्या था, विवेक और जेठानी तो समझ रहे होते हैं कि सास की ये क्या चाल है, लेकिन हमारी रीना, देखा, प्यार हर इंसान को बदल कर रख देता है। सासू माँ कितनी प्यारी है, बिल्कुल माँ जैसी। मैं चली उन्हें खाना खिलाने। लेकिन ये क्या, जैसे ही सास पहला निवाला खाती है थाली उठाकर फेंक देती है। क्या हो गया माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे जितनी भी चालाक और दुष्ट हो मेरी बड़ी बहू, लेकिन कभी मेरे खाने में मिर्च की एक बूंद नहीं डाली। पता है ना मुझे मिर्च से प्रॉब्लम है। डॉक्टर। खैर किसी तरह सास को ठीक किया जाता है। दीदी एक बार तो बता देती कि। भाभी बोलने आई थी,
लेकिन तुमने तो शादी पार्टी के खाने की बात करके उन्हें चुप करा दिया था, क्यों? खैर, किसी तरह सास के साथ दिन कट रहे थे कि बिजली का बिल आता है। अरे छोटी बहू रीना, जरा यह कागज देख, क्या है, किसके नाम का है? रीना देखती है बिजली का बिल और वो होता है जेठानी के नाम का, जिसका असर रीना पर तो नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ, समझ में आया कुछ? हाँ माँ जी, बिजली का बिल है और वो 2000 का है, यही ना? सास सर पर हाथ रख लेती है। यह बिल तेरी जेठानी के नाम पर है, तेरे नाम पर क्या? हाँ, तेरे ससुर का मकान है, ये कब्जा कर कर बैठी है वो। अरे मेरे पति ने तो मरने से पहले दोनों के लिए ही घर बनाया था, लेकिन देख ले क्या हो रहा है। रीना को बात अटक जाती है। हाँ माँ जी, बात तो सही है, ये कैसे? अरे क्योंकि तू पागल है, सास की जगह जेठानी को देकर बैठी है। अरे मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मेरे छोटे बेटे को हक मिले। और क्या माँ जी, मैं अभी सबको बताती हूँ। रीना चिल्ला चिल्ला कर सारे घर को सामने बुला लेती है। अरे क्या हो गया रीना, सब ठीक है ना? हाँ रीना, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाएगी नहीं क्या? धोखा हुआ है उसके साथ, तो बोलेगी भी नहीं बेचारी। धोखा? कैसा धोखा? किसने दिया धोखा? आपने दिया। ये मेरे ससुर के घर को अपने नाम कर लिया। देखिए जी, जिन्हें आप माँ की तरफ पूछते थे, क्या किया उन्होंने? ये देखिए, बिजली का बिल भी इन्हीं के नाम पर है। और पता है घर का बिल किसके नाम पर आता है? हाँ, जिसका घर होता है उसके। सभी हैरान कि कैसे बीवी को सब पता है। आज जिस नौकरी को देखकर तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी की थी ना, वो कमाने लायक भाभी ने बनाया है, वो भी एक एक पाई जोड़कर। माँ को कहा था कि गांव की कुछ जमीन बेचकर मुझे पढ़ा दे, लेकिन माँ नहीं मानी। हाँ तो क्या, घर भी तो पिता के नाम था ना। हाँ था, उसे बेचा भी, लेकिन भाभी ने पिता की निशानी नहीं जाने दी। अपने सारे गहने बेचकर उन्होंने घर खरीद लिया। अरे ना, घर कौन खरीदता है? जिसके पैसे होते हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माँ जी के बहकावे में आ गई। तभी तो कहा था अपनी अकल से काम करना सीखो, अब समझी? सास बहू नौकरानी की एक रसोई पार्ट 1। पूरा जीवन दे दिया रसोई को, और ये एकता कहती है कि मुझे किचन संभालना नहीं आता। हाँ भाई, अब नहीं आता तो नहीं आता। तभी ऑफिस से थका हारा शुभम घर लौटता है और अपनी मम्मी को खुद में बड़बड़ाता देखकर उनसे पूछता है। अरे मम्मी, क्या हो गया? क्यों इतनी चिड़ी हुई हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, पूछ अपनी पत्नी से। तभी वहाँ एकता आ जाती है। कर लीजिए चुगली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अपने सेंट्रलाइज्ड एसी वाले घर को इसी दिन के लिए तो छोड़कर आई थी ना यहाँ पर मैं। सेंट्रलाइज एसी वो कूलर, उसे तू एसी कहती है? मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब हम तुझे देखने आए थे। अरे तेरे घर में तो ढंग का एक कूलर भी नहीं था। पड़ोसी के घर से एक कूलर मंगवाया था तेरे घर वालों ने, जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। देखिए मम्मी जी, मुझे जो कहना है कहिए, मेरे घर वालों पर मत जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी वो पहले की बात थी, आज हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओह गॉड, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बताती हूँ भैया। एक्चुअली ना भाभी को अपने तरीके से काम करना पसंद है और मम्मी को अपने तरीके से। बस इसी चीज़ की लड़ाई होती रहती है। किचन तो एक ही है ना, दो तरह से कैसे चलेगा। अरे कोई इस बूढ़े को खाना दे दो। ये लीजिए, इसी चीज़ की तो लड़ाई है। अब देखिए मम्मी जी, मैं सभी का खाना बनाने जा रही हूँ। आप किचन में नहीं आएंगे जब तक मेरा काम ना हो। रात का खाना हो जाए फिर इस टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे हम। ये थी एकता और ललिता के बीच की रोज की बहस, जो शायद आज किसी अंजाम तक पहुंचने वाली थी। फटाफट सभी के लिए खाना बना देती हूँ। एकता रोटी के नाम पर किसी देश का नक्शा बनाती और उसे एक गोल कटोरी की मदद से काट कर बिल्कुल गोल रोटी के आकार का बनाकर सेकती जाती है। ये हुई ना बात, बिल्कुल गोल दिख रही है रोटी। अब मम्मी जी शिकायत नहीं कर पाएंगी। एकता के इतना मना करने के बाद भी ललिता जी किचन में आ ही जाती हैं। हे राम, बस इसी चीज़ का डर था मुझे। घर का अनाज बर्बाद कर रही है तू।
ऐसे कटोरी से रोटी को गोल करेगी तो उसके कोने का आटा तो बर्बाद होगा ना। नहीं मम्मी जी, मैं उस आटे को फिर से गूंदे हुए आटे में मिलाती जाती हूँ, कोई बर्बादी नहीं हो रही है यहाँ पर। वो सब मुझे नहीं पता। और ये इतना घी कौन लगाता है रोटी पर, और सब्जी में इतना तेल। राम 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 राम। 2 मिनट नहीं आई मैं रसोई में तो तू तो अपनी मर्जी चलाने लगी। ऐसा है तो आप ही बना लीजिए खाना, मैं जाती हूँ बाहर। क्या होगा, आप देर करेंगी, ससुर जी भूखे रह जाएंगे, और क्या। अरे मेरा तो देख कर ही कलेजा जल गया। हाय इतनी बर्बादी। मैं तो जा रही हूँ हाल में। ऐसे भी आज रात को तो फैसला हो ही जाएगा। वही ना मम्मी जी, आप में जरा भी पेशेंस होती ना तो अभी मुझे सुनाने में आपकी जो एनर्जी वेस्ट हुई ना वो बच जाती। एकता खाना बनाकर सभी को परोस देती है खाने की टेबल पर। मम्मी को एकता के काम करने का ढंग समझ नहीं आता और एकता को रोक टोक पसंद नहीं। मम्मी रोज़ खाना बना नहीं पाएगी और एकता को बनाने नहीं देगी। तो इसका अब क्या है सोल्यूशन, आप लोग ही बताइए। ऐसा कर लो कि एक दिन एकता पूरी रसोई संभाले और एक दिन ललिता। वाह, ये सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं हाथ बटा दिया करती थी तो सारा काम फटाफट हो जाता था। अब जब सब कुछ खुद करेगी ना तब आएंगे होश ठिकाने। ज्यादा काम से घुटने दुखने लगे हो तो बता दीजिएगा मम्मी जी, तेल लगा दूंगी मैं। एक दूसरे को लुक देकर दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। इनका तो चलता रहेगा, चलो हम तो खाना खा ले। अगली सुबह ललिता 5 बजे ही उठकर रसोई में चली जाती है। हाय राम, इतनी गंदगी। पहले तो पूरे रसोई को साफ करना होगा। ललिता पूरे रसोई को साफ करती है और नाश्ता बनाने के लिए चीज़ों को ढूंढने लगती है। यह मसाले कहाँ रख दिए बहू ने। अपने हाथ से रखी चीज़ फट से मिल जाती है। कल बहू ने रात को खाना क्या बना लिया, सब कुछ इधर उधर कर दिया। अब मुझे सब अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। ललिता पूरे किचन के सामान की रीअरेंज करती है, जिसमें 11 बज जाते हैं। लगता है आज तो सीधा दोपहर को ही खाना मिलेगा। शुभम तो बिना टिफिन के ही चला गया आज। मेरे होते कभी भी 7 बजे से 1 मिनट की भी देरी हुई है भला पापा जी। तेरी तहस नहस की हुई चीज़ों को ठीक कर रही थी मैं अब तक। जी आप 10 मिनट रुकिए, सब हो गया है, लगाती हूँ नाश्ता। ललिता 2 टाइम का खाना तो बना लेती है, पर रात होते होते उसका शरीर जवाब देने लगता है। पहले तो एक बार में 40-40 लोगों का खाना बना लेती थी। शरीर ही है, उम्र भी हो गई, पर उस एकता के सामने मैं अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाने वाली। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बेचारी ललिता सबको खाना बनाकर खिला ही देती है। अगली सुबह ओ गॉड, 8 बज गए, मम्मी जी ने उठाया भी नहीं। हाँ, वो क्यों उठाएंगी, वो तो यही चाहेंगी कि मैं हार जाऊँ। एकता फौरन रसोई में जाती है। अरे यार, घी के डब्बे से घी हटा दिया मम्मी जी ने। कहाँ जाएंगी इतनी कंजूसी करके। उफ, अब घी निकालो। इतनी देर में तो शुभम जी के ऑफिस का टाइम भी हो जाएगा। उनको ब्रेड बटर ही दे देती हूँ, मैं फेल नहीं होने वाली। एकता सभी को नाश्ता बनाकर देती है। 7 बजे से पूरे 2 घंटे लेट हो गया बहू। वो पापा जी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ बहू। मम्मी जी आधा काम कर दिया करती थी तो सब जल्दी जल्दी हो जाता था, अब तो देर हो गई ना पापा जी। दोपहर में राजमा चावल बना लेना बहू। अपनी सास की बात सुनकर एकता रसोई में आकर सोचती है। राजमा तो मम्मी जी ही बनाती थी, मैं तो बस तड़का लगाती थी। कोई बात नहीं, अभी तो 9 ही बजे हैं, मैं YouTube से देखकर सब कर लूँगी। बहुत हड़बड़ाहट हो गई, अब तक नहाने का भी वक्त नहीं मिला, पहले फ्रेश हो लेती हूँ। एकता को फ्रेश होने और पूजा पाठ करने में 12 बज जाते हैं। 1 बजे तक सब दोपहर का खाना खा लेते हैं बहू। उस हिसाब से तैयारी तो हो गई है ना, क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं। क्या 12 बज गए? एकता भागती हुई सीधा रसोई में जाती है और YouTube से देखकर किसी तरह दोपहर का खाना बनाती है। ये तो काम हल्का नहीं, मुश्किल हो गया। अब अगर मम्मी जी से मदद मांगूंगी तो नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अभी से ही रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। एकता सभी को दोपहर का खाना खिलाकर रात के खाने के काम में लग जाती है। ललिता एकता को काम करता देख परेशान होती जाती है। कल फिर से मेरा नंबर है। बहू तो जवान है, सब कर लेगी, मुझसे नहीं होता अकेले सब काम। बहू थी तो कुछ पता नहीं चलता था, सब तो वो कर लेती थी, मुझ पर भार नहीं आता था।
किया तो किया, नहीं तो आराम। पर मैं बहू को ये बता भी तो नहीं सकती, वरना मैं हार जाऊंगी। दोनों सास बहुएं अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए किसी भी तरह काम करती रहती है। एक हफ्ते बाद रात के खाने पर आपका फॉर्मूला काम आ गया पापा। अब एकता और मम्मी के बीच सब सॉर्टेड है, दोनों ने ही काम संभाल लिया है। अरे तुम्हें पता है बहू, वो बगल वाली सरिता नहीं है, उसके घर भी ये काम वाली है। उस कंजूसनी के घर भी काम वाली है? तौबा तौबा। और हमारे घर नहीं है। ये सब आसपास वाले नोटिस करते होंगे, सब स्टेटस पर इफेक्ट डालता है। अरे वही तो, शुभम क्यों ना हम एक काम वाले रख ले। शुभम क्यों ना हम एक काम वाली रख ले। पहली बार आप दोनों ने किसी एक बात पर हामी भरी है। ठीक है, रख लीजिए काम वाली, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। अपने काम को हल्का करने के लिए दोनों सास बहुओं को काम वाली रखने का उपाय सूझा, पर उन्हें क्या पता था असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। To be continued.